नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम ले रहे हैं कक्षा 11 का टॉपिक विमाओं के उपयोग। इससे ठीक पहले हमने विमा क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की तथा मूल भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में जानकारी ली थी। विमाएं किस प्रकार से तैयार की जाती है उसके बारे में हमने देखा था, पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम विमाओं के उपयोग देखेंगे। इस वीडियो में आप विमाओं के दो उपयोग देखने वाले हैं। पहला जो उपयोग है वो है भौतिक समीकरणों का सत्यापन करना। देखिए विद्यार्थियों, जो भौतिक विज्ञान में कुछ जो समीकरणें तैयार होती है, सूत्र तैयार होते हैं, उन सूत्रों का सत्यापन करने के लिए हम विमीय विधियों का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी समीकरण के अंदर जो प्रत्येक पद है या सभी पदों का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। किसी समीकरण के, कोई भी आपके पास में समीकरण है कि सभी पदों का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण समान होना चाहिए, समान होता है। विद्यार्थियों, इसी लाइन को हम ध्यान में रखते हुए कुछ भौतिक समीकरणों का सत्यापन आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम हम एक समीकरण लेते हैं और उसका सत्यापन की जांच करते हैं कि सही है या नहीं है। इसके लिए हम गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का समीकरण हम जानते हैं और गति का समीकरण क्या होता है दोस्तों? S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at²। यह आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। S इज इक्वल टू ut हाफ at²। जहां प्रत्येक चीज के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। S यहां पर दूरी है, S यहां पर दूरी है, u यहां पर प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। ये जो t है वो यहां पर समय है और ये जो a है वो है एक्सेलरेशन, त्वरण। और ये जो t फिर से आ गया है, तो ये हमारे पास में इस भौतिक समीकरण के अंदर चार राशियां काम में आ रही हैं और इन चारों राशियों को मैंने बता दिया है कि s दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय और a एक्सेलरेशन है। देखिए अब ये जो समीकरण है वो सही है या गलत है, इसका पता हमें इस तरीके से लगेगा कि इस पद की विमा, इस पद की विमा और इस पद की विमा सेम होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ा जा सकता है, लंबाई में लंबाई जोड़ी जा सकती है, लंबाई में द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे मेरी लंबाई 6 फीट, वजन 80 किलोग्राम, तो 6 फीट प्लस 80 किलोग्राम ये जोड़ पॉसिबल नहीं है, इनका घटाव पॉसिबल नहीं है। हालांकि गुणा हो सकता है, बट समान राशियों का जोड़ होता है, समान विमा वाली राशियों का जोड़ या घटाव पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। तो ये इस राशि का जो विमा है वो सेम होगी। अभी हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम इनमें भौतिक राशियों की कुछ विमाएं लिखते हैं। तो दूरी की जो विमा है, दूरी लंबाई है और इसकी जो विमा होती है क्या हो जाएगी, यहां से L1 इसकी विमा हो जाएगी। u प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग की जो विमा है वेग की विमा के तुल्य ही होगी। और वेग की जो विमा है हमने पढ़ी है विद्यार्थियों, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है L1, t-1 इसकी विमा होती है। और जो समय है वो मूल भौतिक राशि है, उसकी जो विमा होगी वो होगी t1। और जो एक्सेलरेशन है उसकी विमा हमारे पास में यहां पर आ जाएगी L1 t-2। तो देखिए एक एक प्रत्येक पद की हम विमा की बात करते हैं और यदि बराबर आ जाती है तो हम ये कह देंगे कि जो इक्वेशन है वो सही है। तो सर्वप्रथम पद या जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड में S है तो S की विमा ही इसके बराबर होगी। और S दूरी है और दूरी की विमा कितनी है विद्यार्थियों? L1 है। फिर हम बात करेंगे राइट हैंड साइड
के प्रथम पद की विमा, पहला जो पद है उसकी विमा क्या होगी? प्रथम पद हमारे पास में है u इंटू टी, तो u इंटू टी की विमा। देखिए दोस्तों, देखते जाइए, इस पद की विमा, इस पद की विमा और इस पद की विमा सेम होनी चाहिए। पहले आप लोगों को विमा अच्छे से समझनी है, फिर प्रत्येक पद की विमा इक्वल होनी चाहिए, तो ही समीकरण सही है, अन्यथा गलत हो सकता है। देखिए विद्यार्थी, यहां से आप देखेंगे u की विमा अभी हमने आपको बताई है, u की विमा है L1 t-1, फिर हमारे पास में t, तो t की विमा है t1। तो हमारे पास में जो दूसरा पद है उसकी विमा यहां से, ये तो है t की घात -1, ये है t की घात 1, यहां से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो t की घात 0 हो जाएगी। फाइनली इस पद की जो विमा आएगी वो L1 प्राप्त होगी। फिर हम बात करेंगे RHS के द्वितीय पद की विमा। दूसरा जो पद है हमारे पास में दोस्तों वो है 1/2 80²। जो 1/2 है वो एक में न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, मात्रकहीन विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। फिर बाद में आता है A, तो A यहां पर एक्सेलरेशन जिसकी विमा L1 t-2, तो ये आ गई L1 t-2, फिर t की विमा हो गई t1 और इसका स्क्वायर। इसको आप देख लेंगे, यहां से L1 आई गया t की घात -2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो t की घात +2, +2 -2 t की घात 0, t की घात 0 का मान हो गया 1। यहां से इस पद की वैल्यू आ गई है, विमा आ गई है L1। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा है और राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा है वो समान है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो सही हो सकती है। विद्यार्थी, एकदम सही है, ये कोई जरूरी नहीं है, सही हो सकती है वाली कंडीशन आएगी। जैसे यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर जब 1/3 दे दिया जाए तो भी हमारे पास में द्वितीय पद की विमा तो यही आनी है। तो हम एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। यदि विमाएं बराबर नहीं है तो डेफिनेटली जो समीकरण है वो गलत ही होगी। विमाएं प्रत्येक पद की समान नहीं है, इट मीन्स डेफिनेटली वो समीकरण गलत है। लेकिन विमाएं यदि सही है तो विद्यार्थी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसकी वजह से ही गलत हो सकती है, अन्यथा वो गलत नहीं हो सकती, उसके सही होने की संभावना है। तो एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि यदि किसी भी सभी पदों की विमाएं समान है तो वो समीकरण सेम ही मतलब सही है वो। तो यहां पर जैसे 1/3 आ गया तो भी हमारे पास में यही आएगा, तो समीकरण तो गलत हो जाएगी। बट सत्यता की जांच करने के लिए हम इस विमीय विधि का प्रयोग करते ही आए हैं। हम एक और एग्जाम्पल, तो हम इसके ठीक बाद में हम पुट कर देंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः जो समीकरण है S = ut + ½80² वो सही है कि प्रत्येक पद की विमाएं समान, इसलिए जो इक्वेशन हमने ली है वो एकदम सही है, एकदम सही है। फिलहाल तो ये सही है, बट हर जगह ये सही हो कोई जरूरी नहीं होता। विद्यार्थी, एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझाते हैं। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? K = होता है 12 mv², जहां K जहां पर गतिज ऊर्जा है, K दोस्तों गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा फिर बाद में आता है m यहां पर पिंड का द्रव्यमान है, फिर आता है v जो कि पिंड का वेग है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा ही है जिसकी विमा की हम यहां पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी विमा, m1 L2 t-2। देखिए मैं यहां से थोड़ा सा इस तरफ पुट करता हूं। गतिज ऊर्जा की विमा एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग, m1 L2 t-2 इसकी विमा होती है। द्रव्यमान की जो विमा है, द्रव्यमान की जो विमा होगी वो हो जाएगी हमारे पास में m1
वेग की जो विमा है दोस्तों, देखिए वेग की विमा क्या आ जाएगी आप लोगों के पास में, L1t-1 मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। तो सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा दोस्तों क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में गतिज ऊर्जा जिसकी विमा m1L2t-2 होती है। फिर हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की विमा, तो राइट हैंड साइड में आपके पास में है हाफ mv², तो इसकी विमा ही होगी। तो 1/2 की कोई विमा नहीं होती, m द्रव्यमान है जिसकी विमा m1 हो गई है। फिर ये वेग है जिसकी विमा L1t-1 और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली जो राइट हैंड साइड की विमा है वो हमारे पास में m1, L1 का स्क्वायर करेंगे तो L2t-1 का स्क्वायर करेंगे तो t-2। और यहां से आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की विमा है वो राइट हैंड साइड की विमा के तुल्य है, m1L2t-2, इधर भी आ रहा है m1L2t-2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सही हो सकती है, एकदम सही हो कुछ जरूरी नहीं है, सही हो सकती है, क्योंकि 1/2 की जगह 1/3 भी आ जाए तो भी हमारे पास में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं सेम आएगी। तो विद्यार्थी ये समीकरण सही हो सकती है। यदि दोनों तरफ की विमा समान नहीं आती, इसका मतलब डेफिनेटली वो समीकरण गलत होती। विद्यार्थी इसके बाद में हम विमाओं का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। विमाओं के उपयोगों में हम दूसरा उपयोग देखेंगे कि हमारे पास में बहुत सारी राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये संबंध केवल तब स्थापित कर सकते हैं जब एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के साथ में संबंध है या नहीं है इसका पता हो। तो किस रूप से डिपेंड करती, उसका सूत्र क्या होता है, वो हम स्थापित कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पिंड लोलक का हम आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको समझाएंगे कि जो पिंड लोलक है वो क्या होता है। विद्यार्थियों, एक दृढ़ आधार से मजबूती से एक धागे को बांधा जाता है, उस धागे का द्रव्यमान भी नगण्य अवितन्य डोरी से यहां पर द्रव्यमान को लटका दिया जाए और इसको यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से गति करता है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करेगा। तो ये इसके द्वारा एक पूरा चक्कर, ये यहां से चलता है, यहां तक आया, वापस यहां तक आने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। तो इस व्यवस्था को तो हम पिंड लोलक कहेंगे और एक पूरा चक्कर है उसको लगाने में लगा जो समय है उसको हम कहेंगे आवर्तकाल। और यदि हमारे को ये पता हो कि जो आवर्तकाल है वो कुछ भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है तो हम आवर्तकाल का फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे। यदि हमारे को ये कह दें कि जो पिंड लोलक है उसका जो आवर्तकाल है वो पिंड लोलक की लंबाई, ये विद्यार्थियों पिंड लोलक की लंबाई है, पिंड लोलक के अंदर यूज में आ रहे पिंड का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। कि हमारे को ऐसे बता रखा है, एग्जाम्पल हमने लिया है पिंड लोलक का आवर्तकाल, कि जो पिंड लोलक है उसका जो आवर्तकाल है, पिंड लोलक का जो आवर्तकाल है, इस आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से लिखेंगे। पिंड के द्रव्यमान को हम स्मॉल m से पुट करेंगे। पिंड लोलक की लंबाई, पिंड लोलक की लंबाई जिसको हम स्मॉल l से पुट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से पुट करेंगे। पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे को इतनी चीज बता दी तो हम सूत्र स्थापित कर लेंगे कि पिंड लोलक का जो आवर्तकाल t है वो पिंड के द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान मतलब स्मॉल m पर, पिंड लोलक की लंबाई मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पर, तथा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस पर डिपेंड करती है। तो सूत्र कैसे स्थापित करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे बोर्ड पर। पिंड लोलक का जो आवर्तकाल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पिंड लोलक का जो आवर्तकाल है स्मॉल t वो समानुपाती होता है, ये जो t है वो समानुपाती होता है m की घात अक्ष पर, m की घात
अक्स के समानुपाती होता है। यही जो आवर्तकाल है वो समानुपाती होता है एल की घात वाई पर, तो यही जो आवर्तकाल है वो समानुपाती होता है जी की घात जेड पर, जहां हमारे को अक्स वाई जेड ये अज्ञात राशियां हैं जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अज्ञात राशियां हैं और उन्हीं की हमें विमीय विधि की सहायता से वैल्यू ज्ञात करनी है। हम विमीय विधि का उपयोग करते हुए, विमाओं का उपयोग करते हुए एक सूत्र का निर्माण कर रहे हैं और उस सूत्र का निर्माण करने के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान, लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। उन सबको हमने इस तरीके से संबंध स्थापित कर लिया, हालांकि हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू नहीं पता है। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या पुट कर सकते हैं? 1, 2 और समीकरण 3 की सहायता से विद्यार्थियों टी समानुपाती हम पुट कर देंगे m की घात x, l की घात y और g की घात z। मैंने तीनों को एक साथ में पुट कर दिया, m की घात x, l की घात y और g की घात z। यहां से जब भी विद्यार्थी समानुपाती का साइन हटेगा वहां पर इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट पुट होगा। तो यहां से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया है। कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता और न ही हम इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। ये इसकी एक कमी ही है जिसकी सहायता से हम कांस्टेंटों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यह है समानुपाती स्थिरांक जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हालांकि ये मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों तरफ हम विमाएं लिखेंगे, दोनों तरफ उपरोक्त समीकरण के अंदर दोनों तरफ हम विमाएं पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा? उपरोक्त समीकरण में विमाएं लिखने पर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विमाएं इनकी है क्या क्या। टी यहां पर आवर्तकाल है और आवर्तकाल समय ही होता है और जिसकी विमा क्या हो जाएगी विद्यार्थी? समय की विमा के तुल्य T1 इसकी विमा होगी दोस्तों। m यहां पर पिंड का जो द्रव्यमान है और द्रव्यमान की जो विमा होती है विद्यार्थियों आप जानते हैं क्या होगी? m की घात 1 हो जाएगी दोस्तों। l यहां पर पिंड लोलक की लंबाई है और लंबाई की जो विमा है वो हो जाएगी L1 हो जाएगी। फिर ये जो g है वो हमारे पास में है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण त्वरण ही होता है और त्वरण की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी। देखिए दोस्तों L1 T-2 इसकी विमा आ जाएगी। तो जो समीकरण 4 है उसमें हम इन सब की विमाएं पुट कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा अलग निकाल लें, राइट हैंड साइड की अलग निकाल लें, पर हम दोनों तरफ की विमाएं एक साथ में पुट करेंगे दोस्तों। तो देखिए मैं एक साथ में पुट कर रहा हूं, क्या आ जाएगा आपके पास में? ये जो T है आवर्तकाल है जिसकी विमा यहां पर हो जाएगी T1 बराबर के एक समानुपाती स्थिरांक है जिसकी कोई विमा नहीं होती। m द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा हमने आप लोगों को बताई तो m1 की घात x आ गई है। फिर l लेंथ है और इसकी विमा आ जाएगी L1 और इसकी घात हमारे पास में है y। g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है और इसकी जो विमा है वो L1 T-2 और इसकी घात आ गई है z। मैं विद्यार्थी इस इक्वेशन को इस तरीके से पुट कर सकता हूं T1 बराबर m की घात x हो जाएगी। l की घात देखिए विद्यार्थी यहां से l की घात आ रही है y, l की घात y आ रही है, l की घात यहां पर आ रही है z, तो l की घात हो गई y प्लस z। देखो l की घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात है y, इसकी घात है z, तो l की घात आ गई y प्लस z। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो l की घात हो गई y प्लस z और t की घात यहां पर इसकी घात z भी है, t की घात -2z हो जाएगी। -2 तो यहां पर पढ़ाई है, z इसकी घात लगी हुई है तो t की घात आ गई -2z।
उपरोक्त समीकरण में हम दोनों तरफ से तुलना करेंगे। उपरोक्त समीकरण में जो कैपिटल M, कैपिटल L और T की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना यहां पर विद्यार्थियों दोस्तों करेंगे, क्या आ जाएगा? इधर m की घात इधर 0 है, इधर यहां पर अक्स है, तो अक्स बराबर आ गया 0। अक्स बराबर दोस्तों कितना आ गया? 0 आ गया। क्यों आया? क्योंकि इधर तो m की घात 0 है, मैं इसको ऐसे भी तो पुट कर सकता हूं, इस t1 को मैं ऐसे पुट कर दूं, m की घात 0, l की घात 0, t1, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर x बराबर आ गया 0 और y प्लस जेड बराबर आ गया दोस्तों फिर से 0, और यहां पर इधर है माइनस में 2z बराबर आ गया 1। माइनस 2z बराबर कितना आया दोस्तों? z माइनस 2z बराबर आया 1। तो z की जो वैल्यू निकल कर यहां से आ रही है वो आ रही है -1/2। ये z की वैल्यू आ गई है, ये -1/2 है। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में प्लस में 1/2, क्योंकि इन दोनों का y प्लस जेड तो 0 होना चाहिए, y प्लस जेड 0 होना चाहिए। x का मान 0 आ गया। अब हम इन तीनों की वैल्यू x, y एंड z की वैल्यू समीकरण 4 में पुट कर देंगे। इन सब का मान हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से t बराबर आपके पास में है k, m की घात 0, m की घात 0 हो गई, फिर l की घात आपके पास में 1/2 और फिर g की घात -1/2। विद्यार्थियों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए t बराबर के तो पढ़ाई है, m की घात 0, किसी भी राशि की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। तो यहां पर ये तो हो गया 1, l की घात 1/2 और -1/2 वाली को बट्टे के नीचे ले जाएंगे तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। और यदि किसी भी राशि की घात 1/2 होती है तो उसका जो मान होता है विद्यार्थियों वो होता है अंडर, मतलब उसका मतलब होता है अंडर। तो अंडर मैंने एक साथ लगा दिया, l/g हमारे पास में आ गया है दोस्तों। ये हमारे पास में किसी पिंड लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया है। आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों यहां से जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इस विधि के द्वारा हम नहीं निकाल सकते, ये हमने यहां तक फॉर्मूला निकाल लिया। और यदि इस विधि के द्वारा k की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, बट मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि जो सही फॉर्मूला है इसमें k की वैल्यू आ जाती है 2π। तो t = 2π अंडर में l/g एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो विमीय विधि के द्वारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू को छोड़कर अन्य पूरा जो सूत्र है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में आपको दोनों जो अनुप्रयोग है अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।